Hello everyone, welcome to biology class and today we are going to talk about Hardy-Weinberg principle of chapter evolution. ठीक है, आज हम हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल देखने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और इस चैप्टर का, और साथ ही ये ऐसा टॉपिक है जो जल्दी से हमको समझ में नहीं आता, लेकिन है इजी। हम इसको समझेंगे और पूरी कोशिश आपको करना है कि आपको भी समझ में आए, है ना। थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और ध्यान से थोड़ी सी प्रैक्टिस या रिवीजन करना है आपको, ठीक है। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इवोल्यूशन से रिलेटेड एक प्रिंसिपल है और इसमें एक्चुअल में क्या बताया गया है। इसमें पहले तो मैं एक शॉर्ट में थोड़ा सा आपको समझा दूं कि एक्चुअल में हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में क्या बताया गया। तो हार्डी-विनबर्ग दो साइंटिस्ट थे, ठीक। उन्होंने 1908 में इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ लॉज, कुछ थ्योरी बताई थी और उन्होंने बताया कि यदि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन, सपोज एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में कुछ मतलब इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होता, तो वो यहाँ की पॉपुलेशन जो रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी या इक्विलिब्रियम स्टेट में मेंटेन रहेगी, ठीक है। यहाँ का जो जीन पूल है, जीन पूल या यूँ कहें कि पॉपुलेशन एलील फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी, ठीक है। मतलब किसी तरह नो या यूँ कहें हम नो इवोल्यूशनरी चेंज, नो इवोल्यूशनरी चेंज, यहाँ पर कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होता है, ठीक है। किसी तरह कोई भी फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर इसको अफेक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में मेंटेन रहेगी, ठीक है। मतलब यहाँ की एलील फ्रीक्वेंसी या जीन पूल जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब आपको मैं एलील फ्रीक्वेंसी बताऊंगा और एलील भी बताऊंगा और जीन पूल क्या है ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन आप बहुत अच्छे समझते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो भी वहाँ पे लोग या इंडिविजुअल जो सर्वाइव कर रहे हैं उनको हम पॉपुलेशन कहेंगे, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले एलील पे आते हैं, ठीक है। एलील देखेंगे, एलील फ्रीक्वेंसी देखेंगे, हम एलील फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, ठीक है। फिर जीन पूल की बात करेंगे हम, और फिर उसके बाद इस लॉ की बात करेंगे, ठीक। ये सब पहले शॉर्ट चीज हम देख लें। तो एलील्स आप जानते हैं, एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज कॉल्ड एलील, ठीक है। या यू कहें टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जी, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर या जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म रहते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, उसको हम एलील कहते हैं। और इनका जो एलील का जो परसेंटेज जो रहता है उसको हम कहेंगे एलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका जो परसेंटेज रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, एलील फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एलील, परसेंटेज ऑफ एलील क्या कहलाएगा, एलील फ्रीक्वेंसी। अब किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो जीन का जो ग्रुप रहता है, ग्रुप ऑफ जीन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ जीन, वो जीन पूल कहलाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक। तो मैं इस हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में, हार्डी एंड विनबर्ग ने 1908 में ये बताया कि किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में यदि किसी तरह की इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होती, कोई एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे मैंने एलील भी बता दिया आपको, एलील फ्रीक्वेंसी बता दी, जीन पूल के बारे में भी आपको बता दिया, ठीक है। अब इस लॉ में एक्चुअल में क्या कहा गया है वो हम देखते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीजें इसमें मायने रखती है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है, पूरे इस लॉ को हम प्रिंसिपल को डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में हार्डी-विनबर्ग ने क्या कहा, ठीक है। चलिए डिफाइन करते हैं। According to Hardy and Wilbur, in a population of randomly mating individual frequency, in a population of randomly mating individual frequencies are conserved
conserve or remain in equilibrium until external forces act on them। ठीक है, मतलब क्या बोला है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ रेंडमली मैटिंग इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज आर कंजर्व और रिमेन इन इक्विलिब्रियम अंटिल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन देम या एक्ट अपॉन देम, एक्ट अपॉन देम, एक्ट अपॉन देम। ठीक है, ये एक डेफिनेशन इसकी, इस प्रिंसिपल की, हार्डी-विंडवर प्रिंसिपल ये है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर बात बताई गई है कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ रेंडमली मैटिंग इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज आर कंजर्व्ड इन इक्विलिब्रियम स्टेट अंटिल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन देम। किसी भी पॉपुलेशन में जो कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो रेंडमली मैटिंग करने वाले हैं। रेंडमली मैटिंग मतलब मैटिंग यहाँ पे किस तरह की हो रही है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में शॉर्ट आउट कर रहा हूँ। पहला तो रेंडमली मैटिंग इंडिविजुअल होना चाहिए। मैटिंग कैसे होनी चाहिए, रेंडमली होनी चाहिए। मैटिंग कैसे होनी चाहिए, रैंडम होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। सेकंड क्या होना जरूरी है, यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन जरूरी है। और थर्ड है नो इवोल्यूशनरी चेंज, नो इवोल्यूशनरी चेंज। ठीक है, तो ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली चीज तो ये मैटिंग इनकी रेंडमली मैटिंग वाले इंडिविजुअल होना चाहिए, ये एक शर्त जरूरी है यहाँ पे, है ना। ये मतलब इसके पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स होना जरूरी है, तभी यहाँ पे पॉपुलेशन जो रहेगी वो कंजर्व रहेगी या इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी। क्या क्या होना चाहिए, बैटिंग कैसे होनी चाहिए, रैंडम होना चाहिए। पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, छोटा पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड नो इवोल्यूशनरी चेंज, ठीक है, कोई इवोल्यूशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे फैक्टर रहते हैं जो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, जैसे जीन फ्लो। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस का यहाँ पे मतलब क्या है, कौन कौन से फोर्सेस, एक तो है जीन फ्लो, ठीक है, सेकंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, फोर्थ म्यूटेशन, और एक होता है नेचुरल सिलेक्शन। ये कुछ 5 फैक्टर है नेचुरल सिलेक्शन। ये यदि नहीं होता है तो ये पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे। इज इट क्लियर, क्या आपको समझ में आया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, तो ये जो है लॉ जो है हार्डी-विंडवर प्रिंसिपल में, इसमें यही बताया गया है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल हैं वो तब तक इक्विलिब्रियम में रहते हैं जब तक कुछ एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करते हैं। और एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या है, जीन फ्लो है। ठीक है, ये सब क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि ये एक अलग क्वेश्चन बनता है इसका, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन हार्डी-विंडवर प्रिंसिपल, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो ये इसके लिए कुछ शर्तें हैं। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे रूल्स हैं, मैटिंग रैंडम होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए और नो इवोल्यूशन चेंज, कोई इवोल्यूशन चेंज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो ये प्रिंसिपल काम करेगा हार्डी-विंडवर प्रिंसिपल, वरना काम नहीं करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, इसका एक फार्मूला दिया गया था और एलील आपको मैंने बता दिया है। एलील एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टू कंट्रास्टिंग ट्रेट इज कॉल्ड एलील। फिर एलील फ्रीक्वेंसी, एलील का जो परसेंटेज रहता है वो एलील फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जीन पूल उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल उनके जो जीन का जो रेशो है, जो मतलब उनका जो नंबर्स हैं वो जीन पूल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। ठीक, ठीक है, अब जैसे किसी भी पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल हैं उनके लिए हम यदि एलील देखें, ठीक है, तो एलील सपोज
दो एलील होंगे, एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट। एक क्या रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे, और एक क्या रहेंगे, रिसेसिव रहेंगे। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में जो एलील है एक डोमिनेंट रहेंगे, दो अल्टरनेटिव फॉर्म, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। सपोज डोमिनेंट ए है और रिसेसिव क्या है, स्मॉल ए। इसके लिए हम ले लेते हैं क्या, पी, और इसके लिए ले लेते हैं क्यू। ठीक है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एलील, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलील क्या क्या रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक अपन यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं, इस तरह से रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ए, या इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आप एक चेकर बोर्ड बना सकते हैं। ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और ए मिलके 2a कर लेंगे, ए, फिर ए और क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर आ गया, प्लस ये ए कितने हैं, एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर, ये कितने आ गए, मतलब ये पी और ये क्यू। ठीक है, तो पी क्यू आ गया, 2pq आ जाएगा। भाई ये क्या, एक ए मतलब क्या है, पी, और स्मॉल ए मतलब क्या है, क्यू, है ना। डोमिनेंट और रिसेसिव हमने दो इसके अल्टरनेटिव फॉर्म लिए। तो ये ए और ए ये कितने हैं, 2 हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ए को पी और स्मॉल ए को क्या बोलेंगे, क्यू। तो 2pq आ जाएगा, प्लस फिर क्या है, ए कितने हैं यहाँ पर, 2a हैं, 2a है, मतलब ये ए और ए मिलके क्या 2a बना रहे, मतलब क्यू स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। ये एक फार्मूला निकल के आता है यहाँ पे हार्डी-विल्बर प्रिंसिपल में, पी स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, एक फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है एलील जो यहाँ पे है इस पॉपुलेशन का। इसमें एक डोमिनेंट फॉर्म है कैपिटल ए और एक रिसेसिव फॉर्म है स्मॉल ए। कैपिटल ए डोमिनेंट फॉर्म पी, इससे डिनोट कर लेते हैं इसका जीन, और इसको क्यू से। इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, जब इनकी क्रॉसिंग कराते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए की, तो इस तरह से आती है। और इसकी अकॉर्डिंग फार्मूला मतलब ए मतलब क्या हो गया, ए मतलब क्या, पी, तो पी स्क्वायर हो गया। ए और ए ये कितने हैं, 2, और ए मतलब पी और इसकी स्मॉल ए मतलब क्यू, तो 2pq हो गया। और यहाँ पे स्मॉल ए कितने हैं, 2 है, तो ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। तो ये इसके क्या शो कर रहा है, इस पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल है या जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी। कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं काम करते हैं, तब तक ये क्या रहेगी, ये 100% क्या रहेगी, प्योर रहेगी। वहाँ पे पॉपुलेशन में जो भी है जैसे भी है वो उसी फॉर्म में रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, इसको इक्विलिब्रियम में कहेंगे, और इसे कहते हैं हार्डी-विल्बर प्रिंसिपल। और इसको ये कब तक रहेंगे, जब तक कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे हैं, कुछ प्रोसेस नहीं हो रही। क्या क्या प्रोसेस नहीं हो रही वो अब हम देखते हैं इसके बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे फोर्स नहीं लगना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था भाई, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो बताया था सबसे पहले। तो वो क्या क्या फैक्टर है यहाँ पे, इसमें सबसे पहला फैक्टर है इसमें जीन फ्लो है, जीन फ्लो। ठीक है, सेकंड मैंने बताया था जेनेटिक ड्रिफ्ट बताया था मैंने। थर्ड फैक्टर बताया मैंने म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, फोर्थ बताया, नेक्स्ट मैंने बताया म्यूटेशन, और फिफ्थ फैक्टर बताया आपको, फिफ्थ फैक्टर बताया मैंने नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन।
ये मैंने कुछ फैक्टर बताए, ये यदि फैक्टर अफेक्ट नहीं करते तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम या कांस्टेंट या ये कंजर्व रहेगी, वहाँ की पॉपुलेशन क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। वहाँ की पॉपुलेशन तब तक कंजर्व रहेगी जब तक ये फैक्टर उनको अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी मैंने अलग कलर से लिख दिया ताकि आपको क्लियर दिखे। अब चलिए सबसे पहले हम समझेंगे जीन फ्लो क्या है। ठीक है, जीन फ्लो का मतलब क्या है। सपोज यहाँ पे एक पॉपुलेशन, ये एक दूसरी पॉपुलेशन, ये क्या है, दूसरी पॉपुलेशन। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल रह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल रह रहे हैं, कुछ यहाँ पे इंडिविजुअल रह रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब यहाँ का क्या होगा, यदि यहाँ की इंडिविजुअल यहाँ मूव कर जाती है, यहाँ आ जाती है, यहाँ की इंडिविजुअल जो रहती है कहाँ आ जाती है, इस पॉपुलेशन में आ जाती है। ठीक है, ये यहाँ आ गई इस पॉपुलेशन। ठीक, तो क्या होगा, इसको कहेंगे हम जीन फ्लो। इसे हम क्या कहेंगे, जीन फ्लो। मतलब यहाँ का जीन जो है, एक इंडिविजुअल जो था वो दूसरे पॉपुलेशन में चला गया, इसे हम जीन फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो जब चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। मतलब बाहरी व्यक्ति आ गया, आपकी कंट्री में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, आपके घर में दूसरा व्यक्ति आ गया, तो आपके घर में जो एक कांस्टेंट जो एक नेचर जो बना हुआ था वो चेंज हो जाएगा। उस व्यक्ति के आने से कुछ हो सकता है कि उसको मूवी देखने का शौक हो, उसको अच्छा खाने पीने का शौक है, तो आप जो खा पी रहे थे वो ना खा के उसके हिसाब से खाना पीना शुरू करेंगे। ठीक है, होता है ऐसा। ठीक, तो मतलब वो व्यक्ति आके यहाँ की पॉपुलेशन में यहाँ कुछ चेंजेस लाएगा, वो जो कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम जो मेंटेन थी वो चेंज हो जाएगी, इसे कहेंगे जीन फ्लो। एक किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल दूसरे पॉपुलेशन में जाता है तो उसके कारण क्या होगी, यहाँ की इक्विलिब्रियम जो रहेगा वो मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, इसको कहेंगे जीन फ्लो। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, अब जैसे कि ये पॉपुलेशन, एक इंडिविजुअल यहाँ पे आया, अभी क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन करेगा और अपने जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देगा। इतने सारे इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देगा कि ये जो थे पहले वाले उनका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा, ये यहाँ से भागेंगे। ठीक, इसे कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब इसको जो यहाँ पे जो थे उनको भी अपने जैसा बना दिया, इतना मल्टीप्लाई होकर इतने सारे ये इन्होंने प्रोड्यूस कर लिया कि ये इन्होंने अपने जैसा बना लिया। जैसे हिस्ट्री आप देखें तो जब अंग्रेज अपने कंट्री में आए थे, ठीक है, तो पूरा कल्चर जो था वो उन्होंने अपने जैसा यहाँ पे शुरू किया। पूरा उनका जो रूल्स रेगुलेशन थे, प्रशासन था, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने अपने हिसाब से शुरू कर दिया। ठीक है, आरासन में तो ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ये पॉपुलेशन, ये इंडिविजुअल यहाँ पे आया और इतना मल्टीप्लाई हो, इतने नंबर्स में हो गए कि जो पुराने जो इंडिविजुअल थे उनका इफेक्ट कम हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब कुल मिला पूरी तरह से पॉपुलेशन चेंज हो गई। ठीक है, और ये सब हमको नहीं चाहिए, ये सब हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, है ना। ये होंगे तो वहाँ पे ये हार्डी-विनबर प्रिंसिपल फेल हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद है रिकॉम्बिनेशन। तो आप लिंकेज देखते हैं, आपने लिंकेज पढ़ा था, हमने पढ़ा था लिंकेज, है ना, जेनेटिक्स में। तो ये जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, इसमें कोई जीन है, तो ये आपको मालूम है लिंकेज में क्या होता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम में जीन जो रहते हैं वो जब सेल मल्टीप्लाई होती है या मल्टीप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन होता है, तो वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में एज इट इज पहुँचते हैं, इसको अपन लिंकेज कहते हैं। ठीक है, और यदि रिकॉम्बिनेशन हो जाता है तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम के कुछ पार्ट जो होते हैं वो मैच मतलब फ्यूज्ड होके एक नया कॉम्बिनेशन तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम में चेंज आया मतलब जीन में चेंज आया। ठीक है, और जीन में चेंज आया मतलब क्या होगा, मतलब जो सपोज इस क्रोमोसोम का एक पार्ट और इसके से दूसरे क्रोमोसोम का दूसरा पार्ट, कुछ पार्ट जो है वो मैच रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं, एक नया क्रोमोसोम तैयार हो जाता है। नया क्रोमोसोम तैयार हुआ तो नए जीन तैयार हो गए, नए जीन तैयार हो गए मतलब नए कैरेक्टर, मतलब कुछ चेंजेस आ गए यहाँ पे। तो रिकॉम्बिनेशन भी नहीं चाहिए हमको। म्यूटेशन भी हमने पढ़ा हुआ काफी डिटेल में, सडन चेंजेस। ठीक है, तो ये जर्की प्रोसेस होती है, यदि किसी तरह कोई सडन चेंजेस होती है यहाँ पे इस पॉपुलेशन में। ठीक है, तो सडन चेंजेस मतलब वो पूरा चेंज कर देंगे वहाँ के इंडिविजुअल को, और इंडिविजुअल को चेंज कर रही है मतलब क्या हुआ, वहाँ पे चेंजेस आ गई, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, भाई जैसे नई स्पीसीज बन जाती है, ये सब हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, म्यूटेशन हो गया, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, जीन फ्लो हो गया,
तो कुल मिला के यहाँ पे एक ऐसा इंडिविजुअल आ गया है जिसने चेंजेस लाए, मल्टीप्लिकेशन किया, उसका रिकॉम्बिनेशन किया और फिर उसमें म्यूटेशन भी हो गया, तो वेरिएशन देखने को मिलता है और फाइनली एक न्यू स्पीसीज तैयार हो गई, जो हमने लेमार्क थ्योरी में, डार्विन थ्योरी में ये सब हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो लेमार्क थ्योरी, डार्विन थ्योरी में भी हमने देखा हुआ है कि जब रिकॉम्बिनेशन होता है, म्यूटेशन होता है, तो एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है और जो भी नई स्पीसीज बनी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो उसका क्या हो जाता है, नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है। तो नेचुरल जब सेलेक्ट करती है तो एक नई स्पीसीज को सेलेक्ट कर रही है, मतलब ये भी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको कुछ चेंज चाहिए ही नहीं भाई, हमको चेंज नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा हार्डी-विंडवर्थ प्रिंसिपल हमारा पढ़ने का मतलब ही नहीं निकलेगा ना। तो ये सब चेंजेस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ये पूरी प्रोसेस होगी। अब एक बार फटाफट मैं रिवीजन करता हूँ। पहले तो हार्डी-विंडवर्थ प्रिंसिपल, हार्डी-विंडवर्थ प्रिंसिपल 1908 में हार्डी और विंडबर्ग ने बताया था। उन्होंने क्या बताया था, बिल्कुल सिंपल शब्दों में रिवीजन कर रहा हूँ मैं। हार्डी-विंडबर्ग प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय हार्डी-विंडबर्ग इन 1908। क्या बताया था उन्होंने बताया था, इन अ पॉपुलेशन ऑफ रैंडमली मैटिंग इंडिविजुअल आर कंजर्व आर इन इक्विलिब्रियम और रिमेन इन इक्विलिब्रियम until external forces act upon them। जब तक किसी पॉपुलेशन में कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगते हैं, ये सब प्रोसेस नहीं होती है, तब तक वो वहाँ के इंडिविजुअल या वो पॉपुलेशन जो रहेगी, वहाँ की फ्रिक्वेंसी जो रहेगी, वहाँ का जीन पूल जो रहेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या वो अनचेंज रहेगा या इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा अब तक आपको। ठीक है, अब फिर इसके लिए मैंने ये बताया कि सपोज किसी पॉपुलेशन दो उसके एलिज की फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव। डोमिनेंट को हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, ए इज फॉर पी एंड स्मॉल ए, रिसेसिव इज फॉर क्यू। ठीक है, जब इनमें हमने क्रॉसिंग कराई, जब क्रॉसिंग हो गई है ना, तो क्रॉसिंग ए और इनके वे स्मॉल लेटर, ये जो क्यू है, ये ए मिलके 2A बनाते हैं, एक कैपिटल ए और स्मॉल ए मिलके ए और एक स्मॉल और कैपिटल लेटर बनाते हैं, फिर ये इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो ये क्या बनाया, कैपिटल ए स्मॉल ए और ये 2A स्मॉल ए बना लिया। इससे क्या फार्मूला निकलता है, कैपिटल ए मतलब क्या, कैपिटल ए मतलब क्या, 2P मतलब क्या हुआ, p² हुआ। ठीक है, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो मतलब ए किसके लिए P और Q किस, स्मॉल ए किसके लिए Q, कितने हैं ये 2, ये क्या फार्मूला निकला, 2PQ, तो p² 2PQ। फिर ए कितने हैं, ये एक ही है लेकिन ए कितने 2 बार, इसलिए क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। तो p² प्लस 2PQ प्लस Q इक्वल टू 1, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक इसमें कुछ चेंज ना हो। क्या क्या पैसे फैक्टर मैंने बताया, इसे मैंने बताया जीन फ्लो, ठीक है, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट बताया, फिर रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये 5 फैक्टर थे, 1 2 3 4 5। जीन फ्लो का मतलब मैंने बताया था, कोई जीन एक प्लेस से दूसरी पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन जाता है तो उसको जीन फ्लो कहेंगे। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट में बताया मैंने, ये जब इंडिविजुअल आया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, उसके नंबर्स इंक्रीज हुए, नंबर इंक्रीज होने के बाद वहाँ पे ये इतने डेवलप हो गए कि पुरानी पॉपुलेशन क्लोज हो गई, मतलब नई एक पॉपुलेशन तैयार हो गई, नए एक स्पीसीज तैयार हो गई। रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्रोमोसोम की जब डिफरेंट पॉपुलेशन के आ जाते हैं तो में बैटिंग हुई तो एक रिकॉम्बिनेशन तैयार हुआ, नई स्पीसीज तैयार हुई। म्यूटेशन, कुछ चेंजेस हुए वहाँ पे सडन, और इसके बाद एक नई स्पीसीज तैयार हुई जिसका नेचर ने सिलेक्शन कर लिया। तो ये सब हमको नहीं चाहिए, ये नहीं होगा तो उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल कांस्टेंट रहेंगे, इसे कहते हैं हार्डी-विंडबर्ग प्रिंसिपल। कुछ ड्रॉप भी बना हुआ है, उसमें भी यही सब बातें बताई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पर हार्डी-विंडबर्ग प्रिंसिपल। तो ये आप बताएंगे फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विंडबर्ग प्रिंसिपल, ये जो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स बताए हुए हैं ये क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विंडबर्ग प्रिंसिपल, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विंडबर्ग प्रिंसिपल। इज इट क्लियर, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। वैसे तो पहले ये 12th में नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जब से NCERT बुक आई है तब से ये क्वेश्चन आ गया है, तो आ गया है, इसलिए हमको पढ़ना है। वैसे तो एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी, और यूँ भी आ सकता है, इस साल कुछ भी चेंजेस हो सकती है, जिससे आपको पढ़ना है फार्मूला और ये लॉ जो है वो बताना है और फैक्टर बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।